गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज आपके बीच महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके, और हमेशा प्रश्न मेरे ही संबंध में होते हैं, कभी तुम लोग भी कटघरे में खड़े हो जाओ, हमेशा मुझे खड़ा कर दिया जाता है। खैर, सखा परिवार के ऊपर कुछ बातें थी, इसको एक लड़के ने प्रश्न के रूप में भेजा। मुझे भी लगा एक अवसर है कि इस पे बात की जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं इस पे डिटेल से बात कर लूं, आज तक के अनुभव के संबंध में, आज तक की बातों के संबंध में, जितना ये एक्सपेरिमेंट से जो चीजें निकल के आई हैं। तो फिर मैं रिपीट उसके आंसर नहीं दूंगा। अगर भविष्य में कभी कुछ नया होगा, बदलेगा, तो तब की बात तब करेंगे, लेकिन रिपीटली आंसर मैं आगे नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द ही ये सब चीजें पैकअप कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत हो गए, मैंने जिंदगी में बहुत दिए। अब मैं धंधे की तरफ बढ़ूंगा। अब मुझे आगे की व्यवस्था करनी है। अब तुम लोगों के क्वेश्चनों के आंसर बहुत दे दिए। तो फिलहाल सबसे पहले जो चीजें हैं, आप क्वेश्चन सब पढ़ ही चुके होंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो नया कुछ शुरू करते हैं, जिसपे बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों ने के आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ के बच्चों ने बनाए, कुछ क्वेश्चन मैंने इस तरीके से निर्माण किए कि जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं लेकिन साहस नहीं करते पूछने का, तो मैंने ही उसको निर्माण किया। तो कुल मिला के ये 10-12 क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये सखा परिवार है क्या, ये सखा परिवार क्या है और इसकी परिकल्पना कहां से आई। अभी 4-5 दिन पहले आप सबको पता है कि मैंने एक बहुत भावुक सा वीडियो डाला था। लोगों को लगा कि शायद मैं डिप्रेशन में हूं, कुछ हूं। वो बहुत लोगों के दिल को छुआ, किसी को अच्छा लगा, किसी ने कहा दुनिया में सबसे अच्छा वीडियो तो आपका यही था, बाकी तो सब बकवास थे। किसी ने भी कहा स्वामी जी इतना दुखी आपको कभी नहीं देखा। अपने अपने मत। लेकिन मेरी जिंदगी का हमेशा से एक ही प्रश्न रहा, और वो ये कि क्या हम जिनके बीच हैं, जिनके साथ हैं, वो किस लिए हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न एक यथार्थ प्रश्न मुझे हमेशा से लगा। भगवान कौन, आत्मा कौन, परमात्मा कौन, ये सब मुझे कभी प्रश्न बहुत कीमती नहीं लगे। ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसे हैं जिन्हें मैं जब चाहे सॉल्व कर सकता था। बचपन से भूत प्रेत ये सब मुझे कुछ भी नहीं लगता। मुझे जो प्रश्न लगते थे वो प्रश्न यही थे कि इंसान को एक इंसान के साथ एक ऐसी मैत्री में देखना जहां पे एक संबंध भी हो और कोई संबंध ना हो, बिना संबंधों का संबंध। तो ये मेरी सदा से चीज रहती थी। इसी चीज की यात्रा में सन्यास आया, इसी चीज की यात्रा में घर छोड़ना हुआ, इसी चीज की यात्रा में बहुत तरीके की बात हुई। मुझे लगा प्रेमी अच्छे होते हैं, मैंने प्रेमियों का साथ दिया। मुझे रंगकर्मी अच्छे लगे तो मुझे लगा कि इनमें संभावना है, उनका साथ दिया। मुझे सन्यासियों के बीच संभावना नजर आई कि इनमें वो लोग मिलेंगे, मैं सन्यासियों के बीच उतरा। मुझे लगा कुछ पॉलिटिकल लोग भी बड़े अच्छे होते हैं, तो मैं पॉलिटिक्स पे भी बात की अपने तरीके से, उस पर भी अपने मत रखे कि कहीं से ऐसे लोगों का कम से कम मिलना हो। तो ये सब चलता रहा। इसी से सखा परिवार का एक अचानक जन्म हुआ था। घटना ऐसी थी, कुछ ओशो कुंभ मैंने कराया था 2017-18 में। तो जब मैंने ओशो कुंभ कराया था, तो ओशो कुंभ के दौरान 8-10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लगभग 40 दिन तक वहां मेरा साथ दिया। तो जब मेरा साथ किसी ने दिया, तो मेरा स्वभाव तो है नहीं कि मैं साथ छोड़ूं। तो मैंने जब वहां लौट के आए तो फिर कुछ करना था, और मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूं। मैं अपने खोज, अपना प्रयास जारी रखता हूं। ओशो कुंभ भी इसी प्रयास का हिस्सा था कि लोग इस तरीके के ओशो सन्यासी बात कहते हैं, तो क्यों ना एक मंच तैयार किया जाए जहां बड़ी संख्या में लोग इस तरीके के जुड़े। तो वहां से जब चीज नहीं आई, तो मुझे लगा मुट्ठी भर लोगों पे ही काम करना चाहिए। तो वहां पे मैंने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोगों ने इतने दिन मेरा साथ दिया है, और अगर आप कहते हैं तो एक सखा परिवार की एक एक्सपेरिमेंट की तरफ हम और बढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट है ये, मैंने स्पष्ट कहा था। उस समय का शायद वीडियो भी कहीं पड़ा होगा। तो मैंने स्पष्ट कहा था दिस इज ए एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट सफल भी होता है, असफल भी होता है, ये संभावना सदा रहती है। तो अगर वो खतरा उठाने को हम तैयार हैं, तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, और इससे जगत को कुछ मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी लाइफ को तो मैं पूरा एक्सपेरिमेंटल ही मानता हूँ, और इसीलिए मैं अपनी लाइफ का हर हिस्सा आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप देख सको कि एक आदमी की पूरी जिंदगी में क्या क्या घटता है। मैं भी ऐसा कर सकता था कि मतलब की बातें रखूं, बाकी हटा लूं, कुंडलिनी जागरण पे ज्ञान दूं, सहस्त्रार्थ तक यात्रा करवाऊं, ये सब बातें, और बाकी सब चीजें हटा दूं।
लेकिन नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक आदमी का पूरा जीवन आपके सामने आना चाहिए कि किस तरीके से, किन संघर्षों से, किस अच्छाइयों से, किस बुराइयों से उसे गुजरना पड़ता है। तो इसी पे सखा परिवार की वो एक कल्पना मैं इस बच्चों के सामने रखी कि जो रहना चाहते हैं ऐसे रह सकते हैं। तो लगभग सभी ने उस समय एक्सेप्ट कर लिया, एक दो को छोड़ के। एक दो लोग उसमें थे, उन्होंने बोला नहीं स्वामी जी, अभी हम अपने संसार को, तो मुझे किसी से कोई आपत्ति भी नहीं। तो जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो सब बच्चे मेरे साथ रहने लगे। वहां पे एक चीज थी कि उस सखा परिवार में मैंने अपने विचार जब रखे थे तो एक चीज कहा था कि पुराने कुछ कम्यून्स की मेरे पास नॉलेज है। कुछ दुनिया में ऐसे कम्यून्स चलते हैं जहां पे लोग एक बहुत बड़ी जगह में कोई ले लेते हैं और फिर छोटे छोटे प्लॉट बना के वो उसको सेल करते हैं कि आप अगर रहना चाहो तो यहाँ रहो, इतना धन लगा दो और अपना कोठी जैसी चाहे बना लो। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कम्यून्स का निर्माण पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन उन सब कम्यून्स में एक प्रॉब्लम ये रही कि उन कम्यून्स में किसी को कैसा बिहेव करा जा रहा था, किसी को कैसा, धनवान था तो वो बियर पी रहा है, कमजोर था तो वो चाय पी रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी हमें जो है वो ऐसा लगा कि ये चीजें कहीं ना कहीं नष्ट करती हैं, और इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो धन ही है। आज कोरोना के पीछे भी मैं आपको बता ही चुका हूं कितना धन का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो मुझे ये लगा कि कुछ ऐसा करें कि डिब्बे के अंदर डिब्बा, क्योंकि भाई संसार है, उसके अंदर हम अपना संसार। अब मेरे पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं इतनी ज्यादा कि मैं उन लोगों को वहां पे रख के एक्सपेरिमेंट करता। तो मैंने उसका एक चीज बनाई कि किसी तरीके से वो धन की व्यवस्था मैं करूंगा, और वो अपने तरीके से करूंगा। किसी को भी धन की व्यवस्था सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैं करूंगा, और आप सब इसको हटा दीजिए बाकी चीजों को। तो और आप सिर्फ रहिए। तो मेरे साथ जितने भी उस समय बच्चे रहे, जिसको लेके एक नैनीताल में आश्रम भी बना, तो वो सारे बच्चे वो थे जो रहते थे। वो सब, उन सब बच्चों में यहाँ 2-3 बच्चे हैं भी। तो ये बता सकते हैं वहां कोई ध्यान का नियम था नहीं, और कोई भी ध्यान का नियम नहीं था। किसी भी तरीके की कोई इस तरीके के आध्यात्मिक टाइप की शिक्षा या आध्यात्मिक टाइप की देशना थोपी हुई नहीं थी। सिर्फ सब रह रहे थे, और मैं देखना चाह रहा था कि कौन किस तरीके से किसके साथ बिहेव करता है, और वो बिहेवियर्स को मैं वॉच कर रहा था। उन बिहेवियर्स में बहुत अच्छी बुरी बातें होती थी जिन्हें समय समय पे हम आपस में बैठ के चर्चा करते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो सखा जो परिवार है उसका आधार बनी। फिर वो सखा परिवार अपने तरीके से खत्म भी हुआ, लोग गए भी, मैंने कहा कुछ बचे भी। लेकिन फिर एक चीज और हुई कि उसके बाद में अपना जीवन, क्योंकि वहां से जब मैं हटा था तो मैं अस्वस्थ था, बीमार था, और मुझे अपने पे समय देना था। तो बहुत लोग जानते हैं जिन्होंने मुझे उस समय मिलने के प्रयास किए। लगभग 1 साल तक मैं किसी से नहीं मिला। 1 साल तक मैं अपने को बिल्कुल समय दिया, अपने को शरीर स्वास्थ्य पे काम किया, और मैं अपने बिल्कुल अलग रहा। बहुत लोग क्लाइंट आना चाहते थे, उनमें से भी मैं किसी को समय नहीं देता था। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को किया, अपने बॉडी को और सब रिकवर किया। और उसके बाद मैं दोबारा जब ये बात आई कुछ करने की, तो जैसे सबको पता ही है कि यहाँ ऋषिकेश में मैंने इस आश्रम को निमंत्रण जो था इसका स्वीकार किया कि यहाँ पे कुछ करते हैं। तो आवाहन के प्रयोग का एक कैंप मैंने यहाँ रखा, 10 दिन का वो कैंप रखा, और उस कैंप में जो भी 35-40 के आसपास लोगों ने शिरकत की। वहां पे फिर वही उठा कि उनकी कुछ बच्चे ऐसे थे जो जाना ही नहीं चाहते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझे दिख रहा था कि इनको संसार में कुछ है नहीं। तो मैंने उनको एक बार को बोला, ऐसे करके यहाँ जब बात रखी तो यहाँ पे ये थोड़े से बच्चे इस तरीके के यहाँ पे इकट्ठे हुए, जो इस समय 10-12 के आसपास यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ये लोग रुके हुए हैं। अब इसको भी लोग सखा परिवार के नाम से बुलाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट चालू है, अभी चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चालू है। कोई इसमें सर्टेन कोई चीज निकल के नहीं आ रही है कि ये सर्टेन चीज मैं आपके सामने परसूं, और शायद सर्टेन कभी निकल के भी नहीं आएगी। पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट चलेगा, लेकिन मैं जारी रखूंगा इसको इस ढंग से और ढंग से, किसी ढंग से मैं उसको करता रहूंगा। एन केन प्रकरण मैं अपना प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि उस दिन भी जब मैंने ये प्रश्न उठाया था कि दुनिया में कोई आदमी ऐसा हो जो मेरी लाश को भी अपने साथ रख सके बिना किसी संबंध के,
तो सच कहें तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कोई मिलेगा ऐसा, लेकिन अगले दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे उस तरीके का निमंत्रण दिया। तो मुझे इस जगत के प्रति अभी भी वो आस है कि जैसे लोग मैं ढूंढता हूं वो मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं हैं। बस वो कैसे मुझ तक पहुंचे इसका मुझे आयोजन करना है, और वो मुझ तक कैसे पहुंचे इसका आयोजन उन्हें भी करना है। तो उन्हीं सबके बीच की ये चर्चा है। और तो सखा परिवार की परिकल्पना इसी चीज से आई कि संबंध रहित संबंध कैसे स्थापित हों और कुछ लोग अच्छे से रह सकें, और समाज में जितने भी मनुष्य हैं इनके संबंध में सभी लोगों का एक अनुभव रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये समूह में रहता है। निश्चित ही ये मैं भी मानता हूं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आनंद को भी जान लिया अगर बुद्ध ने अकेले रह के एक दूर हटके, तो लौट फिर के वो फिर समाज को आए, एक नए समाज के निर्माण करने आए। हर व्यक्ति ने अपने तरीके से समाज को निर्माण करने की कोशिश की। तो सखा परिवार ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है जैसे आश्रम था, जैसे किसी ने कम्यून कहा, जैसे किसी ने और तरीके के समाजों का निर्माण किया। तो ये भी एक उसी प्रकार का एक कंसेप्ट है, वैसा नहीं लेकिन उसी प्रकार का, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हमें संग में रहने की आदत है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, किसी के साथ रहना ये बुरी बात नहीं है। अकेले बहुत लोग हैं जो रह सकते हैं बिल्कुल अकेले, बहुत लोग ऐसे हैं अकेले नहीं रह सकते, और बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले रह सकते हैं। लेकिन दोनों के अपने क्राइटेरिया सिद्ध कर लिए। मैं ऐसा चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला भी रह सकता है और दूसरों के साथ भी पूरी मैत्री से रह सकता है, और ये दोनों कॉम्बो जिसके अंदर हैं वो असल में सखा परिवार में रहने योग्य है। दोनों कॉम्बो, जो अकेले रहने की सामर्थ्य रखता है, स्वयं में पूरा है, पूरे तरीके से अपने तरीके से एकांत को अनुभव कर सकता है, और साथ ही साथ दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है। निजता और प्रेम, निजता और मैत्री, ये दो कंसेप्ट जो हैं, वो कंसेप्ट को पूरा करने वाला ऐसे व्यक्ति की खोज में करता हूं। तो इसमें अब कुछ प्रश्नों का शुरुआत होती है। सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि सखा परिवार में जो लोग रहते हैं उनका जीवन क्या, वो किस तरह से रहेंगे। पहली बात तो यह है कि ये कोई नियम कानून का खेल तो है नहीं। यहां कोई इस तरीके के नियम कानून नहीं बने हुए हैं कि सखा परिवार में ऐसे जीना है वैसे रहना है। जैसे हम राह पे चलते हैं, हम इतना एक मैप बना सकते हैं कि हमें फला जगह जाना है, इतनी दूरी तक हमें यात्रा करनी है, लेकिन हम ये नहीं तय कर सकते कि कहां पे पहुंच के हमें ब्रेक मारना है, या रास्ते में कहां पे कौन आदमी, कौन कुत्ता, कौन स्त्री, कौन गाड़ी सामने आएगी तो हमें क्या बिहेव करना है, ये हम पहले से नहीं तय कर सकते। ये हमें गाड़ी चलाते वक्त ही जब स्पॉन्टेनियसली वो चीजें होती हैं, हमें तभी ब्रेक मारना पड़ता है, हम तभी उन चीजों को कर सकते हैं। या कहां पे अचानक गाड़ी रोक के यू टर्न लेना है, कहां क्या करना है, तो ये सब भी तभी तय होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई यहाँ पे ज्यादा नियम नहीं है। यहाँ पे निजता और मैत्री दो ही एक समझ की चीजें हैं, और इनमें बहुत कुछ आ जाता है। तो यहाँ के नियम कानून के संबंध में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। किसी भी तरीके के नियम कानून नहीं, यहाँ बदलते रहते हैं, यहाँ समझ के आधार पर बदलते रहते हैं। तो नियम कानून के संबंध में सिर्फ इतनी बात। दूसरा है, आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनका भविष्य क्या। कोई भविष्य नहीं, अंधकार, गड्ढे में गिरोगे, खाई है आगे, मरोगे, और कोई भविष्य का कोई वादा नहीं। भविष्य का वादा एक लालच है। मैं आपको कोई लालच नहीं देना चाहता, कोई भविष्य का वादा नहीं। हाँ, दिल में बड़ी तमन्ना है, दिल में बहुत लोगों के बहुत कुछ ख्याल उठते हैं, करने का भाव उठता है, लेकिन मैंने देखा जैसे ही मैं उसको कह दूं, सामने वाले के अंदर वो एक लालच बन जाता है। तो इसलिए मैं उस चीज को कहता नहीं। ये एक हिडन है, ये प्रसाद बरस रहा है, किस पे कैसे बरसेगा वो कोई नहीं जानता। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भविष्य उसका कुछ सिक्योर या कुछ ऐसा होगा, तो वो गलत सोच रहा है। ये सखा परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कुछ होने वाला है। किसी का कोई भविष्य नहीं। जो अपने संसार में रहते हुए अपने भविष्य की हर तरीके की दुर्गति देख चुके हों, उनके लिए ये एक जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहां पे निमंत्रण होता है, लेकिन निमंत्रण का अर्थ ये नहीं है कि मेरी अटकी। कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप बताओ कब आना है। नहीं भाई, मैं नहीं बताता, मेरी कोई अटकी नहीं।
फिर कुछ लोग पूछते हैं स्वामी जी मैं आना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताइए कब आए। तो अभी तो आना तो तुम चाहते हो, लेकिन अभी तो सुन लो पहले ना, बातें कितनी खतरनाक खतरनाक यहाँ होने वाली हैं। अभी तो प्रश्न बड़े खतरनाक हैं आगे, पहले तो सोच लो। तो पहली बात तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कंप्लीट इनसिक्योरिटी, एक कंप्लीट इनसिक्योरिटी। इसमें कोई तय नहीं, कोई पता नहीं। हाँ, यहां पे रहने वाले और कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूं, हटा दो सबको। मेरे अंदर निजता भी है और मेरे अंदर मैत्री भी है, और जब तक मेरे अंदर मैत्री का भाव है, मैं कम से कम अपने निकट रहने वाले को परेशान नहीं कर सकता, ना देख सकता हूं। तो मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूं, ये मेरे अपने तरीके से चीजें। हाँ, लेकिन सामने वाला सोचे कि इनके अंदर तो मैत्री अब यही निपटाएं, तो मैत्री के साथ ही निपटाई जा सकती है। शत्रुता के साथ भी मैत्री निपटाना मुझे आता है, वो फिर थोड़े अलग ढंग हो जाते हैं। तो कुल मिला के मैत्री आओ, मैत्री करो, मैत्री से रहो। मैं इतनी समझ रखता हूं कि किस आदमी के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। और अगर आपको मेरे संबंध में ही ये शक है तो फिर तो भूल जाइए, फिर तो यहाँ क्या आपका फायदा आने से। तो अगला प्रश्न है, आश्रम में रहते हुए आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं, और फिर आश्रम में रहते हुए शिष्यों की पारिवारिक जिम्मेदारी का क्या? ये भी वही बात है। कई लोगों को ये लगता है कि स्वामी जी तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपनी बेटी बच्चों के लिए भी शादी भी कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, और हम यहाँ सब कुछ छोड़ के आके बैठ जाएं। तो पहली बात बताओ, हमने तुमसे कहा छोड़ के बैठ जाओ? किसी से भी कहा छोड़ के बैठ जाओ? आप अपनी समझ से आए, अपनी समझ से आपने स्वीकार किया रहना, अपनी समझ से लोग चले भी जाते हैं। मैंने कभी कहा कि आप पारिवारिक जिम्मेदारी छोड़ के यहां हो? हाँ, इतना जरूर है कि अगर पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी है और तब भी आप यहां आते हो तो एक दिन भागोगे, ये निश्चित है। इसीलिए एक शब्द है जिसको मैं पूछता हूं, और वो ओशो कम्यून में भी पूछा जाता था, और वो शब्द है पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुक्त। यदि आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड है और आपके आने से उसकी डिपेंडेंसी खोती है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं यहां प्रवेश नहीं दूंगा। तो यहां पे इस समय जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक बस हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, उनकी मैं बात अभी नहीं करूंगा, है ना, अभी वो प्रयोग में चल रहे हैं। लेकिन यार बाकी जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप में से, जैसे नीलकमल आप बोलो, क्या आपकी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी है? नहीं, पापा है, संभालते हैं। नहीं है, पापा संभालते हैं सब? हाँ। ठीक है। दिव्या, तुम्हारी कोई है पारिवारिक जिम्मेदारी? नहीं। तुम्हारी नहीं थी? जोर से बोलो, चिट मत करो यहाँ पे। कुछ जिम्मेदारी नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि ये पता लगना चाहिए ना। तुम लोग चिट कर दिया, अब उनका स्वामी जी ने देखा, जोर से बोला, जो तुरंत बोली। ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। तुम्हारी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी? जी, तुम्हारी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी? तुम्हारी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी? प्रवीण थी, वो आपने पूरी कर दी वो तुरंत। ठीक है। तुम्हारी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी? नहीं। तो कुल मिला के यहाँ किसी की पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ यहां आओगे, लकड़ी रहेगी, वो तुम्हारी रहेगी, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारियों में अहंकार तुम्हारा पोषित होता है। तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुक्त का ही यहाँ स्वागत है, और मैं किसी के परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। पहले ली है, पहले कुछ ले लिए, वादे कर लिए, अभी भी कुछ वादे हैं जिनको कमिटमेंट मैंने कर रखा है, उनको निपटा रहा हूं। कुछ वादे कर लिए थे, उनको तब तो निपटा दूंगा क्योंकि वो वादे मेरे थे, लेकिन आगे का कोई वादा नहीं। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी आप जानो, अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप वहीं रहो। पारिवारिक जिम्मेदारी से विमुक्त का ही यहां स्वागत है। एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट में हम ये तो नहीं कर सकते, तो हम पहले तो उन लोगों को चुन रहे हैं, एक नए तरीके के परिवार की सोच चल रही है। इतनी क्या कम है कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठाता हूं। रही बात यह कि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी उठाता हूं, प्रश्न यहां पे भी है। तो मैं पहली बात एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं इस परिवार में एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हूं। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। मैं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपने में पूरे तरीके से कंप्लीट हूं, उस एक्सपेरिमेंट के बहुत आगे की चीज।
जैसे कि अगर यहां सब सोचें कि मैं भी उन्हीं परिवार का वैसे ही हिस्सा हूं, मेरे साथ भी वही सब ट्रीट होगा, तो इस बात में भी थोड़ा समझ लो, सारे ही स्टूडेंट्स का कोई स्कूल नहीं होता, उसमें एक शिक्षक भी होता है, कुछ स्टूडेंट। उपनिषदों में जो लोग बहुत धार्मिक बातें करते हैं वो जरा सुन लें। उपनिषदों में एक उल्लेख है कि सबके ऊपर नियम रहेंगे, सारों के लिए नियमों का जो है वो काम होगा, लेकिन ऋषि जो हैं वो नियमों से मुक्त हैं, क्योंकि वो उसके पार गए। हम उनकी गाइडेंस में एक एक्सपेरिमेंट से गुजर रहे हैं, ये एक चीज है, लेकिन ऋषि इससे मुक्त रहेंगे। दूसरी बात, मैं अपने परिवार का खर्चा चलाता हूं, मैं अपने उस परिवार का जिसमें मैं पैदा हुआ और इस परिवार का जिसे मैंने निर्माण किया, मैं दोनों के खर्चे चलाता हूं। हाँ। क्या यहां पे किसी तरीके की कोई कमी होती है? नहीं। खाने पीने कपड़े लत्ते की होती? कुछ भी नहीं। आज तक कुछ हुई हो? नहीं। तो मैं जिम्मेदार हूं और दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। क्या मैं अपना घर का खर्चा चलाने के लिए तुम लोगों से मांगता हूं? नहीं। क्या तुम लोगों का खर्चा चलाने के लिए मैं अपने घर से मांगता हूं? नहीं। तो ये प्रश्न बिल्कुल नहीं, ये जायज प्रश्न नहीं। हाँ, ये प्रश्न जेलिसी से तो आ सकता है, बहुत से लोगों को जेलिसी से आ सकता है, पहले भी आया है। हमारे पास रहने वाले कुछ लोगों को ये प्रश्न आया है कि स्वामी जी तो अपने देखो परिवार को चला रहे। तो भाई मैं चला रहा, मैंने कब कहा? आप भी इतनी योग्यता बनाओ, और मैं तो कहता हूं आप इतनी योग्यता बनाओ कि आप सखा परिवार जैसा अपना एक परिवार खड़ा करो, आप उसको भी संभालो, आप परिवार भी संभालो, बिल्कुल वो योग्यता बनाओ। लेकिन आप सोचो कि अब यहां रहते हो तो आपके घर के खर्चे भी हम भेजें, पहले कर चुके हैं लेकिन अब नहीं होने वाला, क्योंकि उससे भी बदतमीजियां हुई हैं। कुछ लोग इसीलिए आ गए कि चलो अब खर्चा मिलेगा हमें। बताओ यार, हद हो गई, ये तो लालच हो गया। आप यहां फिर आए नहीं उस चीज के लिए। तो ये जो चीज है इसको मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूं कि मैं इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हूं। नहीं, मैं इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मेरी गाइडेंस में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को इससे बाहर रखता हूं, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। और हां, एक चीज और बता दूं, मेरे साथ जब पहली बार इस परिवार की परिकल्पना की बात हुई थी तो मेरे साथ सहयोगी के रूप में दिव्या थी। दिव्या को लेना देना नहीं सखा परिवार से, भाड़ में जाए कुछ ना, उसको किसी आश्रम से लेना देना ना किसी चीज से। उसको एक चीज से लेना देना है कि मैं जो करता हूं उसमें वो सहयोगी है, चाहे मैं सखा आश्रम करूं, चाहे मैं सखा परिवार बनाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो इस अर्थों में दिव्या भी एक्सपेरिमेंट से बाहर, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा। क्योंकि वरना ये भी कई लोगों को दिक्कत हुई पिछली बार कि दिव्या तो ये काम संभालती है, दिव्या तो ये करती है। हाँ, वो संभालती, वो पहले से ही संभाल रही, उसको लेना देना नहीं तुमसे किसी से। उसको कोई आ जाए कोई लेना देना नहीं, कोई चला जाए लेना देना नहीं। उसको तो सिर्फ एक लेना देना है कि स्वामी जी जो करते हैं उसमें वो कैसे सहयोगी हो सके। हाँ, और उसके लिए वो उस परिवार का हिस्सा होके भी जी लेती। ये भी कला है उसकी कि उसके बावजूद भी उसने उस परिवार का हिस्सा होके वैसे ही सबकी तरह काम करके मेहनत करके किया। लेकिन कई लोगों को ये चीज थोड़ी सी लगी, तो मैं यहां पे बता देता हूं कि वो परिवार का हिस्सा नहीं, सहयोगी। जैसे कि मैं इस परिवार को चलाने के लिए स्वीपर रख लूं तो स्वीपर इस परिवार का हिस्सा नहीं होगा। स्वीपर आएगा, झाड़ू लगाएगा, जाएगा, वो सहयोगी होगा, उसके लिए वो कुछ पैसे लेगा। दिव्या मेरे पास है, सहयोगी है, आपके इस परिवार के लिए बहुत सहयोगी। हाँ, पैसों की जगह वो मुझसे प्रेम पाती, इसलिए वो इससे थोड़ा बाहर है, ये मैं पहले बता देता हूं। पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी कोई निकल के नहीं आया निष्कर्ष। परिवार आप लोग बात करते हो तो मैं जवाब देने बैठ गया। तो फिलहाल मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूं कि मेरे हृदय से ये जन्मा है, तो मैं उस हृदय के जन्मे एक सपने को साकार करने के लिए बहुत प्रयास ऐसा कर रहा हूं। इसमें यह है, आपके साथ परिवार में जो लोग रहते हैं उनका सारा खर्च आप उठाते हैं, लेकिन अगर कोई अपना खर्च खुद उठाकर रहना चाहता है तो उस स्थिति में क्या, बहुत अच्छी बात है, वो रहे, वो खर्चा दे सकता है। मैं तो ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं धनवान हो, ऐसे लोग हों, आए, वो खर्चा दें, लेकिन वो खर्चा दें और वो अपने लिए अलग से बियर ला के पिएं और दूसरे को मुंह चिढ़ाएं, या अपने लिए एक अलग सा बढ़िया सा कुछ करके और दूसरे के लिए एक निंदा का भाव पैदा करें, तो बर्दाश्त नहीं होगा।
अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ डेली पेमेंट के हिसाब से व्यवस्था है, 2100 रुपये डेली आप दीजिए, आप जितने दिन रहना चाहते हैं रहिए। हाँ, उसमें योग निद्रा मत, वो लोग तुरंत योग निद्रा वाले हमारे क्लाइंट बेचारे 51,000, अरे 2100 अब तो चलते हैं, अब तो जल्दी सस्ता हो गया। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है वो। आओ 2100 रुपये, यहाँ घूमो फिरो, झाड़ू लगाओ, पानी दो पौधों में, खाना ना बनाओ, खाओ पियो मौज करो, बस सिर्फ इतने के लिए 2100 रुपये, वही पर डे के, और वही पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। हाँ रहो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पैसा कमा के आप यहाँ पे किसी पे शहंशाही मालकियत दिखाओ, किसी प्रकार का किसी से ऐसा व्यवहार करो कि ए छोटू चाय ले आना, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि पैसा देने वाला मुझे उन लोगों से सरा छोटा लगता है जो लोग अपना जीवन दे के यहाँ रह रहे हैं। मेरे लिए पैसा मूल्यवान नहीं है इन अर्थों में, मेरे लिए मूल्यवान है ये लोग जो अपने जीवन को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखें। कुछ लोग सोचते हो कि पैसे दे के और वो यहाँ पे आएंगे और मालिक बन के, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। मेरे लिए ये कीमती थे, ये रहेंगे। पैसा अपने घर रखो, तुम जैसे कितने पैसे वालों को हम खरीद सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए तो। अगर पैसे ही दिखाना होगा तो वो भी एक दिन तमाशा दिखा लेंगे, बढ़िया वाला दिखाएंगे। तो फिलहाल एक और प्रश्न है, अगर परिवार छोड़कर कोई जाता हो तो उस स्थिति में उसकी आर्थिक स्थिति वो कैसे संभालेगा, क्योंकि वो सामाजिक स्तर पर कटा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि वो जो यहां आएगा वो इस परिवार को छोड़ के जाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति का क्या, ये पुरानी बात हो गई। अब तो नई बात यह है, जैसे मैं कह चुका हूं कि एक गहनतम खाई की तरफ तुम कूद रहे हो। जो इस रिस्क को भी लेने को तैयार हो कि जिस दिन यहां से निकलेंगे उस दिन पूरे फकीर होंगे, उनका स्वागत है। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, यहीं पे एक प्रश्न ये जोड़ देता हूं कि कुछ लोग होंगे जो ये बात सुन के कि जब जाना चाहेंगे चले जाएंगे, और स्वामी जी तो उसे बुलाते हैं जो पूरी जिंदगी के लिए आए। तो पहली बात तो पूरी जिंदगी बुलाने का भाव क्यों है? वो जो आदमी जहां है वहीं पूरा जी सकता है, ये भाव होता है पूरी जिंदगी का भाव। मैं कई जगह फ्लैट चेंज कर करके रहा, सब जानते हैं जब मैं रहता था तो ऐसे रहता था जैसे पूरी जिंदगी यहां रहना है। मैं उसको बनाता, सजाता, संवारता, सब कुछ करता। लेकिन जिस दिन जाने का होता उस दिन छोड़ के जाता, फिर पलट के नहीं देखता, वहां सब कुछ छोड़ देता। ऐसा बहुत कुछ किया, आश्रम तक छोड़ दिया, लेकिन रहा तो ऐसी रहा जैसे पूरी जिंदगी यहीं रहना है। तो इसलिए मैं कहता हूं उस भाव का सम्मान है जो पूरी जिंदगी के भाव से आता है। फिर जिस दिन वो जाता है तो वो चला जाए, फिर वो ये ना सोचे दोबारा एंट्री होगी घूम घाम के आ जाए, नहीं, फिर वो पूरा जाए। लेकिन इस बीच एक और प्रश्न है, तो ये कि लोग ये सोच रहे होंगे कुछ लोग कि चलो यार सखा परिवार में कहें कि हम पूरी जिंदगी के लिए आ रहे हैं, थोड़े दिन मौज लेंगे, मस्ती लेंगे, हो सकता है कोई लड़की पट जाए, हो सकता है कुछ वहां पे और मजे आ जाएं और उसके बाद चले आएंगे। क्या है यार, हमारा क्या यहाँ पे फंसा हुआ है, हमने यहाँ लगाया क्या, झोला लेके गए, झोला लेके वापिस। तो आज की तारीख में इस कमरे में, इस आश्रम में जो भी लोग उपस्थित हैं, उनके अलावा 2 लोग और जो यहां से अभी गए हुए हैं, इतने लोगों के अलावा इनमें से जा तो सकते हैं। ये तालाब से जाने का तो सीन इनके दिख जाएगा, लेकिन फिर वापिस आने का नहीं दिखेगा इस परिवार में। और इनके अलावा आज के बाद इस आश्रम में अगर कोई आके अपना समय गुजारना चाहेगा तो उससे मैं एक मुश्त मोटी रकम लूंगा, एक मुश्त। वो उसकी हैसियत के हिसाब से हो सकती है और ज्यादा ही होगी, मतलब उसकी हैसियत जितनी, अगर किसी की 10 लाख की हैसियत है तो मैं 9 लाख मांग लूं। तब यहां पे आओ, वादा करो पूरी जिंदगी का, तब लगाओ, फिर बीच में जाओ, झोला उठाओ, जाओ, देखें कौन करता है। तो ये चालाकी वाले जो लोग आते हैं वो यहां खराब करने आते हैं माहौल को, इसलिए इनको रोकने के लिए मुझे फिल्टर देना पड़ रहा है। मुझे कोई फिर कह रहा हूं पैसे के लिए नहीं, लेकिन नियम यह रखना पड़ रहा है। कुछ लोग आ जाते हैं फोकट में, आए स्वामी जी 3 दिन के लिए मौज करने आए,
3 दिन में वो उन्होंने सबको अपनी यहाँ वॉमिट कर दी, अपनी अपनी लकड़ी कर दी। 3 दिन में सबके व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी सब अपना मित्र बना लिए। मित्र शब्द कितना आसान हो गया, लोग मुझे मित्र बना लेते हैं। लोग कहते स्वामी जी हमने पहले इनको सखा को मित्र बनाया, अब छोड़ दिया। भाई तुमने मुझसे पूछा हमने बनाया कि नहीं बनाया? 1 साइडेड प्ले, एक तरफा प्रेम कर बैठे। तुम ही प्रेम कर लेते हो, तुम ही त्याग देते हो, हमसे पूछा ही नहीं तुमने। तो ये तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के मक्कार लोगों को रोकने के लिए, फिल्टराइजेशन के लिए अब ये व्यवस्था रहेगी कि जो आना चाहता है पहले बातचीत करे, उसके बाद मैं उससे एक मुश्त मोटी रकम लूंगा, वो कितनी भी हो सकती है, और उसके बाद ही यहाँ प्रवेश करने दूंगा जो पूरे तरीके से आना चाहे। हाँ, उसके अलावा यहाँ जो लोग आ सकते हैं वो होंगे जो कि ध्यान के लिए आना चाहेंगे, बीच बीच में कैंप्स होंगे, या यहाँ पे डेली की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जो आना चाहेंगे वो पेड करेंगे, रहेंगे और उतने दिन में जाएंगे। साथ साथ जो लोग हैं डिप्रेशन, एंजाइटीज, इस तरीके के जो पेशेंट्स हैं और भी, तो वो पेशेंट्स अपने तरीके से आएंगे, उनका पेमेंट होता है वो देंगे, जाएंगे, और वही सब खर्चे हैं जो यहाँ से चलाए जाते हैं। तो कुल मिला के ये बात ध्यान रखें, इसी प्रश्न के साथ जोड़ दी, नहीं तो कहीं भूल हो जाती तुम लोगों से। क्योंकि अभी कहीं अब तुम्हारा मन पक जाता थोड़ा सा, मेरी बात सुनते सुनते मन में गुदगुदी उठ जाती, चालाकियां आ जाती, और उसके बाद तुम उसको फिर बाद में इस प्रश्न का उत्तर देता तो तुम लोगों को धक्का लगता। तो वो धक्का थोड़ा कम लगे इसलिए पहले दे दिया कि अभी अभी किल्ला फूटा था, अभी दबा दिया। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान कर। उसके बाद जो प्रश्न है हमारे, जिसने लिखा ना उसने ऐसे करके उल्टा लिखा, मतलब ऐसे करके पलटी आती है कि उसने उल्टी लिखी है। तो उसने पहले उर्दू स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, वो क्या कौन सा चल रहा है आजकल, वो जो कोरोना फैला रहे हैं जकात वाले, पता नहीं मकात वाले, वो उन्हीं के साथ रही हुई है, जमात वालों के साथ रही हुई है, तो उसने उल्टा लिखा उर्दू। कोई बात नहीं। अब इसने लिखा कि सखा परिवार का नियम कौन निर्धारित करता है? बाहुबली। मैं करता हूं और कौन करेगा? उसके बाद है सखा परिवार में रह रहे लोगों का कोई पद है, अगर है तो वो निर्धारित कौन और कैसे करेगा? हाँ, पद है, यहाँ के पद हैं, उनका निर्धारण भी स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पद हैं कि शाम का खाना कौन बनाएगा, यहाँ पद हैं कि बाजार से दूध लेके कौन आएगा, यहाँ पद हैं कि इन्वर्टर का वो स्विच कनेक्शन कौन सही करेगा, यहाँ पद हैं कि आज पानी कौन डाल दे पौधों में, यहाँ पद हैं कि नीचे खेती हो रही है उसमें आज गुड़ाई करनी है तो कौन करेगा। ये पद हैं और ये पद आते जाते रहते हैं। ये पद पाद की तरह हैं, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। तो इतने ही पद हैं। इसके अलावा 1 मैन आर्मी है केवल, तो इतना ही चल रहा है। और 1 मैन आर्मी भी ऐसी, कभी कभी वो भी ये पद निभाता, कभी कभी वो भी खाना बनाता, कभी कभी वो भी पानी दे सकता है, झाड़ू नहीं लगाता, लंबा ज्यादा है थोड़ा सा, झुकता है तो कौन दर्द होता है, झाड़ू दूसरे टाइप की वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुल मिला के यहाँ किसी तरीके के पद का कोई खेल नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबकी अपनी अपनी गरिमा है, सब अपने ढंग से जीते हैं। पद के कोई दबाव किसी पे नहीं है। अगर किसी को कोई कार्य दिया जाता है वो उसको समझ लेता है हम बड़े पद वाले हो गए, तो वो भूल में है। ऐसी भूलें यहाँ हो जाती हैं ऐसे लोगों से, कोई तो बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, इसी का तो इंतजार कर रहे होगे तुम लोग। सखा परिवार में रह रहे लड़के लड़कियों के सेक्स की समस्या का क्या? सखा परिवार में रह रहे लड़के लड़कियों की सेक्स की समस्या का क्या? ये वाकई में प्रश्न है। ये प्रश्न इन अर्थों में बड़ा प्रश्न हो जाता है क्योंकि मेरे जीवन को लोग जीते देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक जलन तो खड़ी होती है। ये मुझसे होने वाली जलन है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट का जो हिस्सा है, उनको एक्सपेरिमेंट करने वाले से जलन सबसे ज्यादा होती है। ये बिल्कुल सहज स्वभाव के तहत बात है। लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से जवाब देता हूँ, थोड़ा मजाकी लहजे में। आप लोग सुनो, थोड़ा चुटकुले हैं, मजा लो इसका। एक बार मैं एक गांव में रहा करता था, तो एक छोटे से कस्बे में, एक गांव में, शाहजहांपुर का काट, उसमें तो वहां पे जब रहते थे
तो हम थे और वहां एक जिनके यहाँ मैं रहता था एक स्वामी जी थे, तो वो स्वामी जी थे और हम लोगों को लोग वो ओशो के नाम पे बस देख के सेक्स गुरु और सेक्स 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 सब साले इसी की चर्चा करते रहते थे। तो एक दिन वहां पे एक व्यक्ति आए, बड़े सभ्य व्यक्ति थे, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मास्टर थे वो एक स्कूल में, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रश्न अशोभनीय तरीके से कर दिया। वो भूल कर गए, उन्हें पता नहीं था कि किस आदमी से बात कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझसे प्रश्न किया कि स्वामी जी हमारे को कोई जुगाड़ कराई दो सबके बीच। अब यहां पे मैं कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो जिनके बच्चे हों वो हटा लें, जिनके 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो हट जाएं। थोड़ा उन बच्चों को भेज दो, बेटा बिस्कुट ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, भेज दो। तो उन्होंने जब ये प्रश्न किया तो मैंने उन्हें उत्तर दिया। मैंने कहा स्वामी जी वो आज आपने देखा होगा, वो जो है राजेंद्र को देखा होगा आपने वहां पे ट्रैक्टर चलाते सुबह। थोड़े हाँ राजेंद्र बहुत दिनों बाद खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। हमने कहा वहां पे हम थोड़ी सी बुर के बीज बो रहे हैं, तो थोड़ी सी जम जाएंगी, 5-10 बीघे में खेती हो जाएगी, तो सबको एक एक बांट देंगे लाके। तो उनका इस पे एक दूसरा जवाब था, तो स्वामी जी इसको बीज कहाँ मिलत? हमने कहा आप ही की माँ बहनों से मांग लाए, और कहां से बीज लाएंगे, कहां से लाएंगे बीज? आप ही की माँ बहनों से मांग लाए हैं बीज, वही बोए हैं। कहेंगे आप बहुत गलत बात करते हो। मैंने कहा सही तो तुमने की थी। सेक्स एक नितांत व्यक्तिगत मामला है। समाज ने आज तक रोटी कपड़े मकान को इंपॉर्टेंस दी और बहुत समझ के बाद ये निकल के आया 3 चीजें मूलभूत जरूरतों में होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपके रहने की, रोटी की और कपड़े की। सेक्स बड़ा निजी मामला है। निजी मामला 2 अर्थों पे। एक तो सेक्स को आदमी जीना चाहता है शारीरिक स्तर पे, कि एक आदमी के अंदर कामुकता उठी, स्पर्म्स का दबाव है और उसके अंदर स्खलन की बहुत तेजी मांग है। अगर शारीरिक रूप से उसको ये दबाव है तो उसके लिए मास्टरबेशन वो अपना करे, उसके लिए हमारे आश्रम में किसी को दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई कर सकता है। और नदी के किनारे घूम फिर के, पहाड़ चांद तारों को देख के जैसे चाहे कर लो। दूसरा होता है कि किसी के साथ भावात्मक तल पे भी वो अटैच होके इसको जी पाए। तो यदि आश्रम में किसी को किसी के साथ रहते हुए इस तरीके का भावनात्मक अटैचमेंट होता है तो निश्चित ही उसका स्वीकार होगा। लेकिन अगर उसके लिए वो जबरदस्ती प्रयास करेगा तो वो बदतमीजी में गिना जाएगा। जैसे कुछ लोगों का स्वामी जी ने तो कह दिया तो लाइन मारना शुरू, कल से किसी का भी हाथ पकड़ लो, किसी से भी बोलो, क्योंकि यहां तो खुला स्वभाव नहीं, इसको बदतमीजी में गिना जाएगा और उस आदमी को बाहर का रास्ता पुलिस द्वारा दिखाया जाएगा। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बढ़िया वाला, क्योंकि वो एक उसने समझा नहीं मैं कहना क्या चाह रहा। तो अगर किसी को सहज रूप से घटता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसा इस आश्रम में हुआ भी है। अभी तक लोगों को प्रेम हुआ है और उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो प्रेम अगर आपका किसी दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का आरोपण या झंझट का कारण बनता है, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, तो ऐसे में उन दोनों प्रेमियों को यहां से जाने को कहा जा सकता है। ये भी एक बात है। वो लोग अपनी उस निजता को अपनी जिम्मेदारियों के साथ जहां चाहें मर्जी होके जी सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें तरीके से जीने दो। तीसरी चीज ये हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आजकल बड़ी व्यवस्था है ना कि कमरे में बैठ के और दुनिया से अटैच हो गए, अगर कोई लड़का या कोई लड़की उन लोगों का ऑनलाइन कोई मित्र बनता है और वो इतनी समझ से भरा हुआ है कि इस परिवार का हिस्सा भी हो सकता है और साथ साथ वो उसके साथ व्यक्तिगत रूप से अपना जीवन जीना चाहता है, तो थोड़ी सी परीक्षा उसकी भी होगी, जैसे कि सखा परिवार में होती है और लोगों की वो परीक्षा होगी। लेकिन अगर वो परीक्षा से गुजरता है, वो पात्र है, तो फिर एक दिन बाद मैं कह सकता हूं कि मैं खुद मुहर लगाऊंगा कि हाँ ये परिवार का हिस्सा है और ये चल सकता है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूं। तो ये एक थोड़ी सी बात है। सेक्स के संबंध में बहुत स्पष्ट मैंने ये कह दिया।
अगर इसमें किसी के और कोई संदेह होंगे, हमारे बीच होंगे, तो मैं इस पे आगे किसी दिन बात कर लूंगा, और अगर आप लोगों में हो तो प्रश्न भेज सकते हो। फिर एक है, सखा परिवार में रहते हुए भी कोई शादीशुदा जोड़ा क्या जीवन जी सकता है? अगर हाँ तो वो कैसे संभव है? पहली बात तो बहुत मुश्किल है कि शादीशुदा जोड़ा यहाँ पे इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से जी पाए, क्योंकि शादीशुदा जोड़ा केवल जोड़ा ही है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर वो शादीशुदा है और प्रेम में एक दूसरे के साथ है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बच्चे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन उसकी सामाजिक मूर्ताएं, सामाजिक झंझट, सामाजिक ज्ञान मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं इतना तक तो एक्सेप्ट कर सकता हूं कि वो लोग अपने यहाँ उसी तरीके से रह सकते हैं, लेकिन ऐसा जोड़े बहुत कम पाए जाएंगे। इस समय हमारे परिवार में एक जोड़ा है, लेकिन वो परिवार में जोड़ा ऐसे ही है कि इस आश्रम से शुरू से जुड़ा हुआ था, तो वो यहाँ पे हैं, लेकिन उनके मनोभाव कई तरीके के यहाँ पे होते हैं, विचलित होते हैं, सब होते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं इसमें ना अच्छा ना बुरा दोनों के बीच रखता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ वो मनोभाव इस एक्सपेरिमेंट के लिए खतरनाक हैं, इस एक्सपेरिमेंट को तबाह कर सकते हैं। और अगर वो ये मनोभाव को दबा दबा के लंबे समय तक इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने रहते हैं, तो वो एक दिन अपने सामाजिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को तो पहुंचाएंगे, सामाजिक जीवन को भी पहुंचाएंगे। तो ऐसे में मैं उनको हमेशा सलाह देता हूं, वो दोनों यहीं बैठे हुए हैं, मैं हमेशा एक सलाह देता हूं कि तुम दोनों हो सके तो प्रेमी हो जाओ, तुम दोनों हो सके तो एक अलग अलग निजता को उपलब्ध हो, और उसके बाद तुम दोनों के बीच प्रेम रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे पति पत्नी का झंझट होगा, पति पत्नी एक दूसरे पे कब्जेदारियां और पति पत्नियों के जो होते हैं, अगर वही सीन रहे तो निश्चित ही ये एक गंभीरता और प्रॉब्लम का विषय है। क्योंकि ये जिस तरीके का समाज आप जीते हैं वो समाज एक अलग टाइप का है, और जिस तरीके का यहाँ मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ ये एक अलग टाइप का है। तो इनमें इतना मतभेद है, एक तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में ही मतभेद है कि समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यहाँ पे रहने वाले लोग समाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, एक नए समाज की स्थापना तो होगी, लेकिन वो बहुत आगे की बात है, अभी वो कोई जल्दी में नहीं है, उसके लिए भी बहुत समय लगेगा। जब एक नए समाज को हम मैसेज दे पाएं सोसाइटी को, वो एक आगे का बात है, आगे का एक सपना। तो कुल मिला के इसके आगे का एक प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए सखा परिवार का माहौल अनुभव करना चाहता है तो क्या वो संभव है? इसका मैं उत्तर दे चुका हूं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ के अनुभवों को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, अनुभव में लेना चाहता है, तो वो आए, उसके लिए वो अपना यहाँ पे बुकिंग कराए, और उस बुकिंग में जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करे तो सहजता से आ सकता है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो एक कोशिश में हूँ कि कुछ समय बाद ऐसा हुआ, अगर संभव हुआ तो मैं यहाँ के पूरे आश्रम में कैमरे लगवा दूंगा, और वो कैमरे हर एंगल से होंगे, और हर एंगल का 24 घंटे लाइव चलेगा। आप अपने घर बैठ के देखो इस सखा परिवार में क्या क्या बेवकूफ़ी चलती है। फिर तो कोई किसी वक्त कहीं आश्रम के कोने में मास्टरबेशन कर रहा हो तो वो भी देख लेना, है ना। और अगर कोई किसी को प्यार यार कर रहा है, किसी कर रहा है, वो भी देख लेना। मैं कितना क्रोध करता हूँ, कितना बदतमीज हूँ, वो भी देख लेना। मैं चाहता हूँ देखो, मैं तो चाहता हूँ कि देखो, सब चीज देखो, तुम्हें पता लगनी चाहिए कि संसार है क्या। आजकल नेटफ्लिक्स देखते हो, मुझे वो अच्छा लगता है। नेटफ्लिक्स में क्या अच्छा है, जैसे नेटफ्लिक्स में इतना अच्छा है कि पहले हिंदी फिल्मों में, दूरदर्शन में और नेटफ्लिक्स का अंतर सिर्फ इतना है, दूरदर्शन में एक लड़का लड़की ऐसे करके पास आते हैं, ऐसे के पास आते हैं, और जैसे ही पास आते हैं 2 फूल आ जाते हैं, ऐसे करके खेलने लगते हैं। नेटफ्लिक्स में ये व्यक्ति आते हैं, पास आते हैं, पास आते हैं, पास आते हैं, पास आते हैं, फिर ये दोनों आपस में हिलने लगते हैं। इतना अंतर। अब बताओ कि 2 व्यक्तियों के पास आने से क्या 2 फूल हिलते हैं? नहीं हिलते। तो जो 2 व्यक्ति हिलते हैं आप उन्हीं को देखो। तो मैं चाहता हूं कि नग्न को उसी स्तर पे देखा जाना चाहिए, और इन्हीं अर्थों में मुझे बिग बॉस बहुत अच्छा लगता है। तो एक चीज ये पूछिए कि सखा परिवार के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मेरे दिल की सुनोगे तो मैं अपने दिल की बताऊं, लेकिन तुम लोग क्या देखना चाहते हो वो तुम अपनी जानो। फिलहाल मैं अपने दिल की बता दे रहा हूं। मैं सखा परिवार के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं, हर परिवार को देना चाहता हूं। हर परिवार में हर आदमी, लड़का लड़की, माँ बाप, भाई बहन, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, रोल्स, उन रोलों की जो परिभाषा दी हुई है सोसाइटी ने,
मैंने उन परिभाषाओं को अमल में लाते 100% जीते लोग नहीं देखे किसी भी परिवार में। जैसा बाप एक कहा जाता है होता है, ऐसा नहीं देखा। जैसा एक बीवी कही जाती है बिल्कुल 100% ऐसी नहीं देखी। जैसा एक पति कहा जाता है 100% बिल्कुल नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और इस कारण मैं कहता हूं तुम्हारा समाज एक नरक हो गया। मेरे इस परिवार का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हम एक लोगों तक संदेश पहुंचा सकें कि जहां पे थोड़े से लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी झंझटों के, बिना किसी बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के, जबकि कोशिश मेरी सब सुख सुविधाओं की, लेकिन फिर भी तो उस कंडीशन में ये होना चाहिए। तो वो जो बातें हैं वो इतनी सी हैं कि एक जगत को लगे कि ऐसे भी जिया जा सकता है। और मैं गहरे में जानता हूं समाज का और परिवार का एक बहुत गहरा कारण था बसाने का। समाज और परिवार का अर्थ था कि जहां पे हर व्यक्ति एक दूसरे की चेतना को खिलने में उपयोग करे, इसको हम समाज कहते हैं, परिवार कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति की चेतना किसी परिवार में, समाज में खिलने में असमर्थ होती है तो वो व्यक्ति समाज का और परिवार का विरोध करके और सन्यास की तरफ बढ़ता है, छोड़ देता है। इसको हम सन्यास कहते हैं। सन्यास का अर्थ होता है कि पारिवारिक और सामाजिक स्थितियों में रहते हुए हमें हमारी आत्मा के खिलने के अवसर नहीं मिले तो हम इसका त्याग करके अपनी आत्मा के खिलने के अवसर पैदा करते हैं। लेकिन अंत में कोई एक व्यक्ति ऐसा बिरला होता भी है जो पा लेता है, तो फिर वो समाज बनाता है। तो वो समाज इसलिए निर्माण करता है कि फिर वो परिवार ही अगर बेहतर हो जाते तो क्या जरूरत थी किसी को सन्यास लेने की। अगर मेरा परिवार ही मुझे इस तरीके से जीवन जीने के लिए स्वीकार कर पाता तो क्या जरूरत थी मुझे घर छोड़ने की। और ऐसे हजारों सैकड़ों लोग जो सन्यासियों को एक तरीके से सन्यासी हो जाते हैं, उन सब की दिक्कत कहीं ना कहीं घर की है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर परिवार थोड़ी सी स्थितियों को समझे, भले ही मेरी नग्नता देख के अपने आप सीख ले, तो थोड़ा सीखे और अपने घर में वो लड़का, लड़की, बच्चे, पति, बूढ़ा, पत्नी, उन सब के साथ एक ऐसा उपयोग कर पाए, एक ऐसा संबंध निर्मित कर पाए जैसा कि इस सखा परिवार में कर रहे हैं हम। तो ऐसे में कोई व्यक्ति घर छोड़ के नहीं निकलेगा। सही बात तो यह है, मैं सन्यासी नहीं पैदा करवा देना चाहता ज्यादा, मैं एक आत्मावान लोग पैदा करवा देना चाहता हूं। अगर घर में रह के आत्मा खिल सकती है तो सन्यास की क्या जरूरत। तो मैं ये चाहता हूं। तो फिलहाल इसलिए ये मेरा मकसद है, ये मेरा संदेश है। उसके बाद एक प्रश्न है, आपके जाने के बाद सखा परिवार का भविष्य क्या। तो जब मैंने उनको यहां बुला के किसी भविष्य का सपना नहीं दिखाया तो मेरे जाने की इतनी बात क्यों। फिलहाल एक बात पक्की है, मैं यहां जिस तरीके की शिक्षा दे रहा हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से, यहां पे इस शिक्षा में जो पला बड़ा वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है। हाँ, हो सकता है वो थोड़ा धन कम कमाए लेकिन कम धन में आनंदित होगा। हो सकता है वो ज्यादा धन कमाए लेकिन उसमें आनंदित होगा। यहां लोगों को हरामखोर नहीं बनाया जा रहा, यहां लोगों की प्रतिभा निखारी जा रही। यहाँ पे लॉकडाउन में सब लोग अभी अपने मजे ले रहे थे, यहाँ चूल्हे पे खाना बन रहा। तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग तरीके की शिक्षा है। तो यहाँ पे कोई कहे कि सखा परिवार का भविष्य क्या, तो निश्चित ही अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे जाने से पहले अगर कुछ लोग होशियार होंगे तो एक ही चीज पे है कि भविष्य टिका हुआ कि वही धन की व्यवस्था कैसे होगी। तो मैं जिस मार्फत से धन कमाता हूँ सबको पता है, वो मार्फत अगर कोई व्यक्ति सीख सकेगा उन चीज़ों को सही ढंग से, हो सकता है मैं ही आगे उसको डेवलप कर दूं ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस या कुछ, तो उस स्थिति में परिवार में धन आता रहेगा। बाकी सबकी शिक्षा है, एक्सपेरिमेंट सदा जारी है, मेरे मरने के बाद भी जारी रहेगा। तो कोई उसमें भविष्य का बहुत सवाल नहीं है, एक्सपेरिमेंट का सवाल है, अंदर की चाह का सवाल है कि कौन कितना करना चाहता है। उसके बाद प्रश्न है, कोई दूर रहते हुए भी सखा परिवार का हिस्सा बन सकता है क्या। सखा परिवार के नाम क्या कोई दूर रहते हुए भी सखा परिवार का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं इस समय जो सखा परिवार में नहीं है, आए नहीं, लेकिन सखा परिवार को वो प्रेम करते हैं, सखा परिवार से सीखते हैं। कोई सखा परिवार के लिए अपने खेत में चने बो रहा है,
कोई सखा परिवार के लिए अपनी दुकान का 10% हिस्सा निकाल के भेज रहा है, ये तो बात आपको पता ही नहीं ना, अभी बहुत कुछ चल रहा है। कोई सखा परिवार के लिए अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा भी भेज रहा है। तो सब तरीके के प्रयोग चल रहे हैं और सब तरीके के तहत इस सखा परिवार को खेलने के लिए लोग लगे हुए हैं। जो यहाँ रहते हैं सिर्फ उतने लोग यहाँ लगे हैं, यहाँ रहते हैं इस समय 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14 लोग हैं इस समय। यहाँ जो 14 लोग हैं, ये 14 लोग ही यहाँ आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम 100-200 लोग ऐसे लगे हुए हैं जो अपने अपने तरीके से सखा परिवार को प्रेम करके इस ऊर्जा में, इस हवन कुंड में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोई धन से कर रहा है, कोई भाव से कर रहा है, कोई प्रेम से कर रहा है, कोई हमारा समर्थन करके करता है, कोई लाइक करके करता है, कोई शेयर करके करता है, कोई हमारे लिए लड़ता है। सब अपने अपने ढंग हैं। कोई इस एक्सपेरिमेंट को सफल बताने के लिए प्रयास करता है, कोई इसकी हमें अच्छाइयों बुराइयों से परिचित कराता है। तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे दुश्मन भी लोगों को नजर आते होंगे, सच कहें वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें वो सिखाते हैं, हमें वो सिखाते हैं कि उनके साथ जो चीज़ें हुई आगे उनकी सावधानी हम कैसे बरतें। तो वो भी हिस्सा है, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है और सभी लोग हिस्सा हैं। अंतिम प्रश्न ये मैंने स्वयं लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रश्न दबे दबे बहुत लोगों के अंदर उठता है और लोग मुझसे फेसबुक पे या कहीं ऐसे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा इसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। तो प्रश्न है, क्या सखा परिवार के नाम पर आप अपने लिए गुलाम इकट्ठे कर रहे हैं? क्योंकि कोई अपना विरोध करे तो आप उसे निकाल देते हैं, ऐसे देखा है। देखो, ना मैं सखा परिवार के नाम पे अपने लिए गुलाम इकट्ठे कर रहा हूं और ना मैं सखा परिवार के नाम पे विरोधी इकट्ठे कर रहा हूं। जो गुलाम बनेगा मैं उसे भी निकाल दूंगा। और ये यहां रहने वाले जानते हैं कि अगर वो यसमैन टाइप की हरकत करते मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत गुस्सा आती है इस टाइप की कि मुझसे कोई डर के रहे। मुझे इस चीज से भी गुस्सा आती है कि कोई डर के रहे। अब आप कहोगे तो गुस्सा दिखा रहे हो डर पे भी, हाँ तो क्या करें, वो समझ ही नहीं रहे। मैं इतना प्यार कर रहा हूं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर कोई डर के रहता है और खुद को गुलाम बनाने की तरफ प्रेरित करता है, मैं एक दिन उसको निकाल दूंगा। और अगर कोई यहाँ बदमाश बन के रहता है और उसे लगता है बस हमारी कमियां ही हमें दिखाएगा, तो उसे तो मैं सबसे पहले निकाल दूंगा। क्योंकि ये दोनों अति हैं। गुलाम बन जाना अति है और विरोध भी अति है। मैं अतियों से फेवर नहीं करता, मैं किसी भी अति के पक्ष में नहीं हूं। अब आप कोई सोचे कि सखा परिवार गुलामों को तो रख लेते हैं, विरोधियों को निकाल देते हैं। गुलाम भी विरोधी जैसे, विरोधी भी गुलाम जैसे। गुलाम वो हैं जिन्होंने अपनी आत्माएं बेच खाई। बेची किसे? बेची किसे ये तो समझो। बेची समाज को। क्योंकि अगर कोई गुलाम यहां बन के रह सकता तो वही रह सकता है जो इनसिक्योरिटी फील करे, जिसे लगे सखा खाने को दे देते हैं इसलिए रहे। तो वो यहां इनसिक्योरिटी जो फील कर रहा है, तो इनसिक्योरिटी मैंने नहीं दी, इनसिक्योरिटी तुम्हारी समाज ने दी। वो समाज से ऐसा सीख के आया इनसिक्योर रहना। उसने अपनी आत्मा वहां बेची। तो जिसने अपनी आत्मा बेची उसे तो मैं अपने पास नहीं रखूंगा। और दूसरा, जिनको कहते हो विरोधी, विरोधियों ने भी तो आत्मा बेची। कहां बेची? स्वामी जी तो सेक्स करते हैं। सेक्स गलत किसने बताया? तुम्हारे समाज ने। स्वामी जी तो हुक्का पीते हैं। किसने बताया गलत? तुम्हारे समाज ने। तो एक आत्मा बेच देता है और एक गिरमी रख देता है। एक गिरमी और एक बेची, दोनों में बहुत अंतर नहीं। तो मैं दोनों लोगों को निकाल दूंगा, नहीं रखूंगा। और मुझे गुलाम नहीं चाहिए। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, 1.25 लाख से एक लड़वा। आप लोगों को आज एक जानकारी दे देता हूं। मैं एक कंपनी चलाता हूं, ऐसा सबको नॉलेज है, स्पिरिचुअली जीनियस प्राइवेट लिमिटेड, है ना नॉलेज आपको? मैं उसका एमडी, और मैंने गुलाम बना के रखा हुआ। जैसे लोग कहते हैं हमने दिव्या गुलाम बना के रखा हुआ। आप लोगों को जानकारी देते हैं, मैंने वो कंपनी छोड़ दी, रिजाइन दे चुका हूं, और दिव्या उसकी पूरी ऑनर है। अब सोचो, ये अगर गुलाम बनाना कहते हो तुम लोग, तो फिर तो तुम्हारी समझ का मैं क्या करूं।
तो बात ऐसी है कि इस आश्रम में सबसे ज्यादा इनसिक्योर पर्सन अगर कोई हो सकता है, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी में जीने वाला, तो वो मैं हूं। क्योंकि मुझे हर समय इन बच्चों की चिंता है, मुझे हर समय इस चीज का भाव है कि इनके लिए कोई कमी ना रह जाए, मुझे आश्रम के निर्माण का भी भाव है, मुझे आश्रम में रहने वालों के अंतस निर्माण का भी भाव है। और अगर उस भाव में मैं कहीं पूरा नहीं उतरता हूं तो मैं अपने को मुंह नहीं दिखा सकता। तुम लोग तो दूसरे को मुंह की बात करते हो, मैं तो अपने को मुंह नहीं दिखा सकता। तुम लोग तो फिर भी किसी दूसरे से नजर मिलाओगे जो दूर कहीं है, मैं तो रोज जिस आईने का सामना कर रहा हूं वहां नहीं खड़ा हो सकता। तो सबसे ज्यादा तो इनसिक्योरिटी में मैं जीता हूं। और जो आदमी इतनी इनसिक्योरिटी में जीता हो वो अपने निकट गुलाम इकट्ठे करके अपनी इनसिक्योरिटी और नहीं बढ़ाएगा। मेरा बल तब और बढ़ेगा जब ये लोग यहां इतने मजबूत होंगे कि मैं अपने कमरे से भी ना निकलूं और ये लोग पूरी यहाँ की व्यवस्था को और हर चीज को समझ जाएं और कई दिन तक ना निकलूं और सब कुछ बेहतर चलता रहे। मैं समझूंगा उस दिन मैं सिक्योर हुआ और मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए इनकी आत्मा मार के नहीं, इनकी आत्मा पल्लवित करके ही सिक्योर हो सकता हूं। मैं वही कर रहा हूं, लगातार वही कर रहा हूं। हाँ, ठोक बजा के देखता हूं कि किस में कितना जगत की पीड़ाएं सहने का जो है मादा है। उनमें से कुछ लोग जो निकल के आते हैं उन पे मैं अपना काम करूंगा। तो फिलहाल आज जितनी बातें हुई उतनी पर्याप्त हैं। अब इन बातों के जवाब, जैसे बहुत लोग नीलेश पे प्रश्न उठाते हैं, मैं नीलेश से कहूंगा बेटा तो इसको डाउनलोड करके कट करके उनके मुंह पे जूता मारने के लिए रख लेना, जो जो प्रश्न करे उसको सुनवा देना, ठीक है। मुझे इजाजत दें, मेरे हुक्के का वक्त हुआ, मैं अपना एंजॉय करूंगा, आप लोग इसको एंजॉय करें।